हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आपका एक एग्ज़ाम हो चुका है, नेक्स्ट आपका कल है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्ज़ाम। और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की भी आपको फुल तैयारी करनी है। उसके लिए मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है वो डाल चुकी हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, जिसमें आपकी सारे चैप्टर्स की ऑलमोस्ट सब डेफिनेशंस और फार्मूलाज कवर हो रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायो की। ठीक है, इसमें आपके फॉर्मूलाज तो नहीं है, सिर्फ आपकी डेफिनेशंस रहेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट से। उससे पहले अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस। ओके, जिसको आगे भी पढ़ना है, आगे और अच्छे से वीडियोस आप लोग चाहते हैं मैं बनाऊं, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी। ओके, चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का सबसे पहली बात आती है न्यूट्रिएंट्स की, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखो, न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग अपने सराउंडिंग से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा खाना है, हम कोई भी वेजिटेबल है लेते हैं, उस वेजिटेबल की फॉर्म में हमें बहुत सारे फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब मिलते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जो हमने खाया है खाना, उसके अंदर जो हमारे फैट्स हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी प्रेजेंट है, वो सब हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंडर हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, अब देखो, हर किसी का न्यूट्रिएंट लेने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग इन द सेंस कि न्यूट्रिशन कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो होता है वो सेम ही होता है। सभी मुंह से खाना खाते हैं बेसिकली देखा जाए तो जो वो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट लेने की, वो सब में लगभग सेम ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप और हिट्रोट्रॉप के बारे में आप सब जानते ही हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपने आप पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में जाएं तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओवन फूड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो खुद लेते हैं, तो वो होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास हिट्रोट्रॉपिक आता है। हिट्रो होता है अनदर, यानी जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए या अपने फूड के लिए, वो हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ये वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, यानी जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हो जाते हैं उनको तोड़ के जो अपना खाना लेते हैं, वो होते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। जैसे फंगी है, ठीक है, जैसे अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप घर में ब्रेड लाते हो, काफ़ी टाइम तक एक ब्रेड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप उसके बाद तक ब्रेड को रखते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आप अगर देखोगे तो उस पर फंगी आना शुरू हो जाती है। तो वो फंगी क्या करती है, फंगी जो है वो, अब ब्रेड क्या हो रहा है, रोटन हो गया, मतलब वो खराब हो रहा है। खराब ब्रेड के ऊपर क्या होगा, फंगी आना शुरू हो जाएगी। तो वो फंगी क्यों आ रही है, क्योंकि उसको वहाँ पे न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, उसको वहाँ पे क्या हो रहा है, अपना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ब्रेड के ऊपर आ गई, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है फंगी की। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को अपना खाना कहाँ से मिलता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जिसको होस्ट बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाता है और उसका खाने को खुद खाता है। ठीक, वो ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाता है और उसी ऑर्गेनिज्म के जो वो ऑर्गेनिज्म खाना खाएगा, जो न्यूट्रिएंट लेगा, वो उसी पे सरवाइव करता है, जैसे हमारा प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन है।
होलोजोइक न्यूट्रिशन एक तरह से क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेते हैं, ठीक है, इन द बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ठीक है। इंजेशन की प्रोसेस में आगे बताऊंगी क्या होती है। तो जो इंजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है बॉडी सेल्स में, ठीक है। तो उसको जैसे हमारा मैन है, लोयन है, मतलब बेसिकली जिस प्रोसेस से हम लोग खाना खाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग खाना खाता है, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारी जो वो प्रोसेस होगी फूड को लेने की, वो हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर आती है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग पहले इनटेक करते हैं फूड, पहले तो फूड मुंह में जाएगा ना, फिर हम खाने को, हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, फिर एसिमुलेट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस में आगे आपको इसकी डेफिनेशंस आगे क्लियर करती हूँ। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली याद रखना कि वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेता है बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जिस तरीके से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। दैट इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है, जो हमारे लीव्स होते हैं, लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, होल्स होते हैं, ठीक है, या पोर्स बोलते हैं उसको, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे ना, बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, दैट इज नोन एज स्टोमेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे हमारे काऊ, गोट, हॉर्स, ये सब आते हैं, वेजिटेरियन, यू नो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को फूड की तरह खाते हैं, जैसे लोयन, टाइगर, वोल्फ, स्नेक। तो ये क्या है, ये कार्निवोर्स होते हैं, नॉन वेजिटेरियन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स हैं जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, मतलब ये वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग हो गया, क्रो हो गया, तो ये सब क्या है, ओमनिवोर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आती है इनटेक ऑफ फूड, कि हम खाना किस तरीके से खाते हैं या हम न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, मतलब अंदर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड क्या होता है, जो भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फूड के अंदर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो स्टेप आता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी इंस्टेटाइनल वॉल में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होना शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो एब्जॉर्ब फूड है, अब देखो इंस्टेंटाइन में फूड एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, वो बॉडी सेल्स में जाएगा और उसकी एनर्जी को यूज़ करेगा ग्रोथ और रिपेयर के लिए। जो भी बॉडी सेल्स की ग्रोथ होनी है, जो उनको एनर्जी चाहिए, जो वो रिपेयर करना है उनको, जो ब्रोकन सेल्स हो जाते हैं, तो वो उसके बाद क्या होगा, वो प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन क्या है, जो भी अब इतनी ये चारों स्टेप होने के बाद जो भी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये 5 स्टेप हैं न्यूट्रिशन लेने के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है लाइक अमीबा, वो भी इन्हीं 5 स्टेप को फॉलो करता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि ह्यूमन बीइंग है, वो भी इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सब ये सारे स्टेप्स क्या करता है, एक ही सेल से करता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास ये सारे काम करने के लिए अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग वो मैकेनिज्म है ऑर्गेनिजम्स जिसके द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, नॉर्मल जो हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। ठीक। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो फूड से एनर्जी को रिलीज करवाती है। इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ब्रीथिंग तो वो मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो जो फूड प्रेजेंट होता है उसके साथ मिल के, उसके साथ रिएक्ट करके क्या है, एनर्जी रिलीज करवाती है। तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग सिर्फ एक मैकेनिज्म है जिसके अंडर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की रेस्पिरेशन होती हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसमें रिएक्शन दिखाई है आपको, क्या होता है, सबसे पहले हम ग्लूकोज की फॉर्म में जो हमारा फूड है वो अंदर जाता है, उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, पाइरूवेट बनता है, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, फिर वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर बनाती है और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाती है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो विदाउट ऑक्सीजन होती है। क्लियर। विदाउट ऑक्सीजन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप सेम है, ग्लूकोज अंदर जाता है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, पाइरूवेट बनती है, फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, वहाँ पे इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी होता है। यानी जो हमारे पास ऑक्सीजन बनी, जो हमारे पास रिएक्शन हुई एनारोबिक में, एनर्जी बनी, वो एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपीरेशन आता है। ट्रांसपीरेशन क्या है? द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के लीव से जो वाटर का इवेपोरेशन होता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट बात आती है हार्ट बीट की। हार्ट बीट क्या होता है? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट है, आपको पता है हार्ट पंपिंग करता है, एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्सेशन होती है उसकी। ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो एक पूरा साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट, मतलब एक पूरी हार्ट बीट बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है पल्स। पल्स क्या होती है? द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। जब आर्टरी में ब्लड जाता है उस टाइम पे जब आर्टरी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, तो वो एक्सपेंशन जो होती है उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं पल्स। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा? वो प्रेशर जिससे हमारा ब्लड जो है बॉडी में पम्प्ड होता है बाय द हार्ट। ठीक है, जिस प्रेशर के साथ हमारा हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, वो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अब ब्लड प्रेशर भी दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? वो मैक्सिमम प्रेशर है जिसमें ब्लड क्या करता है, हार्ट को लीव करता है थ्रू मेन आर्टरी, जिसको हम ओर्टा बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या करता है, ब्लड को बाहर भेजता है। तो जिस मैक्सिमम प्रेशर के साथ वो उसको बाहर भेजता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होता है? वो मिनिमम प्रेशर है आर्टरीज का जब रिलैक्सेशन होती है हार्ट में। ठीक है। आर्टरी जो है रिलैक्स होती है, हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, उस टाइम पे जो मिनिमम प्रेशर होगा वो डायस्टोलिक होगा। सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर होता है जिसके साथ हमारे हार्ट से ब्लड बाहर आता है, और डायस्टोलिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जो आर्टरीज के अंदर होता है रिलैक्सेशन फेज के टाइम। क्लियर। हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिक वेस्ट जो है बाहर निकलेंगे वो हमारे एक्सक्रीशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस वो होती है, देखो बेसिकली वो प्रोसेस होती है एक तरह से,
आर्टिफिशियल क्लीनिंग की। हमारी किडनी क्या करती है, किडनी हमारी बॉडी में क्लीनिंग का काम करती है। जो भी एक्स्ट्रा लगा लो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको यूरिन की फॉर्म में वो क्या करती है, प्यूरिफाई करके और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो अब डायलिसिस उनकी की जाती है जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है, मतलब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस इज द क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। डायलिसिस एक तरह से प्रोसेस है क्लीनिंग की, जिसमें हम बाहर से ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशंस ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसकी फर्स्ट जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल तो आपको पता ही है क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग सिस्टमेटिकली कंट्रोल्ड करते हैं या और एफिशिएंट वे से। ठीक है, कोई भी हमारे पास स्टिमुली होता है उसको हमें रिस्पॉन्स करना है तो वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है, सिस्टमेटिकली कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्रोल्ड है कि इस चीज़ के लिए हमें रिस्पॉन्स नहीं देना, इस चीज़ के लिए देना है। नो, सिस्टमेटिकली कंट्रोल्ड होता है और एक एफिशिएंट वे में कंट्रोल्ड होता है हमारे ऑर्गन्स का। ठीक है, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास, आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। ठीक, तो उन सबको क्या है, उन सबका कोऑर्डिनेट बिठाना ज़रूरी है। अब आप सोच के देखो कैसा होगा अगर हम जा तो कहीं रहे हैं, हमारे पैर तो कहीं जा रहे हैं और हमारा जो फेस है वो कहीं और है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बेसिकली आप जहाँ देखते हो वहीं तो चल रहे हो। अगर आप रोड पे जा रहे हो, आप देख आगे रहे हो तो पैर भी तो आगे ही चलेंगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि पीछे देख के आप पीछे रहे हो और चल आगे रहे हो, तो उससे क्या होगा, गिरोगे ही, है ना। तो वो कोऑर्डिनेशन सिस्टमेटिक नहीं हुआ ना। तो सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ वर्क करते हैं। मतलब आँखों ने कुछ देखा, उसको ब्रेन ने को मैसेज किया, ब्रेन ने उसको एकदम से इंटरप्रेट किया कि ये चीज़ वो है, और मुंह ने बोला आप उसका नाम। अब आपके सामने अगर मैं मान लो एक ये पेन रख दूँ, ठीक है, आपने इस पेन की इमेज देखी, आइज़ ने देखा, ब्रेन को मैसेज किया कि ये पेन है, फटाफट आप मुझे बताओगे कि ये पेन है। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। अलग अलग ऑर्गन्स का एक तरह से कोऑर्डिनेशन है, आपस में तालमेल है। ठीक है, अब बात आती है स्टिमुली की। स्टिमुली क्या होता है, देखो अब आपने ये पेन देखा, पेन देख के क्या हुआ कि आपको एकदम से इसको रिस्पॉन्स करना है। आपसे पूछा गया कि ये क्या चीज़ है, तो आपने इसको देखते ही रिस्पॉन्स किया कि ये पेन है। ठीक है, तो वो ये पेन ने क्या काम किया, स्टिमुली का काम किया। या आप एक और मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा, तो क्या आप हाथ रख के 10 मिनट तक सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे अपना हाथ उठाना है? आप गर्म चीज़ पे हाथ रखते ही उसको उठा लेते हो। ठीक है, एकदम से रिस्पॉन्स आता है। स्टिमुली बेसिकली क्या होता है, देखो स्टिमुली वो चेंज है एनवायरनमेंट में जिसके लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, आपके सामने मैंने हॉट प्लेट रखी, वो हॉट प्लेट क्या करेगी आपके लिए, स्टिमुली का काम करेगी। तो क्योंकि उस हॉट प्लेट को देखते ही या फिर उस पर हाथ रखते ही आपने उसको रिस्पॉन्ड किया। अगर आप नहीं करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, है ना। तो स्टिमुली एक तरह से क्या है, वो चेंज है एनवायरनमेंट में जिसके लिए ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट अब बात आती है प्लांट हॉर्मोन्स की, जिसको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स क्या हैं, बेसिकली द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस। उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब यहाँ प्लांट की बात हो रही है तो वो क्या होगा, वो प्लांट हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, वो कौन देखता है, वो हमारा केमिकल सब्सटेंस देखते हैं, दैट इज नोन एज हॉर्मोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन वो हॉर्मोन्स हैं, प्लांट हॉर्मोन्स हैं जो प्रमोट करते हैं
सेल एनलार्जमेंट को और सेल डिफ्रेंशिएशन को, मतलब सेल की ग्रोथ को। ठीक है, गिबरलिन्स हैं, गिबरलिन्स भी वो प्लांट हार्मोन्स हैं जो सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं और सेल डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है साइटोकिनीज। साइटोकिनीज वो प्लांट हार्मोन्स हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, मतलब जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, फंक्शन करता है मेनली एज द ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ये ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ होने से रोकता है प्लांट की। उसके बाद हमारे पास मूवमेंट्स आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, ये ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट की, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब जिस डायरेक्शन से आपको स्टिमुलस मिलेगा उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट है प्लांट की जिसके जो क्या होती है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में देता है और जो डिटरमाइन करता है कि डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगी। क्लियर। इसी के आगे पार्ट है फोटोट्रॉपिज्म है। फोटोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट है जो प्लांट देता है लाइट की रिस्पॉन्स में। जियोस्ट्रोपिज्म है। जियो का मतलब ग्रेविटी के लिए यूज़ किया गया है जियो वर्ड यहाँ पे। जियो मतलब क्या है, देखो, वो मूवमेंट जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में दी जाती है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, पॉजिटिव मूवमेंट और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कह सकते हो और नेगेटिव ट्रॉपिज्म कह सकते हो। जो ट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स की डायरेक्शन में होता है वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है और जो अपोजिट होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे अब लाइट के बारे में बात करूं तो जो अगर रिस्पॉन्स जो प्लांट ने दिया है वो लाइट की डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर इससे अपवर्ड होगा, मतलब जहाँ लाइट नहीं आ रही है उनका होगा तो वो नेगेटिव होगा। जैसे रूट्स है, रूट्स पे लाइट नहीं जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म आ जाएगा। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है तो डाउनवर्ड कौन जा रहा है, रूट्स जा रही हैं, तो रूट्स का जो ट्रॉपिज्म होगा, रूट्स की जो मूवमेंट होगी वो टुवार्ड्स ग्रेविटी है, इसीलिए वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करेगी। और जो शूट है, यानी जो लीव्स वगैरह है, शूट है ऊपर, उसका जो ट्रॉपिज्म होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ग्रेविटी की, मतलब ग्रेविटी की डेफिनेशंस के लिए, मतलब इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट कीमोट्रॉपिज्म है। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो का मतलब हो गया केमिकल। ठीक है, वो मूवमेंट प्लांट की जो केमिकल स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म भी क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वो प्लांट मूवमेंट जो वाटर की उसमें होती है। ठीक है, वाटर के रिस्पॉन्स में होती है। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, थिग्मो का मतलब होता है टच, जो टच के रिस्पॉन्स में हो। नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट। देखो पहले थी ट्रॉपिक मूवमेंट, अब है नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं प्लांट की जो रिस्पॉन्स करती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं होती। मतलब आप स्टिमुलस कहीं से भी दे दो, ज़रूरी नहीं है कि जो डायरेक्शन होगी रिस्पॉन्स की वो सेम डायरेक्शन में होगी स्टिमुलस के। क्लियर। इसमें दो ही आती हैं सिर्फ, थिग्नोनेस्टी और फोटोनेस्टी। थिग्नोनेस्टी हो गई मतलब टच के लिए, टच के रिस्पॉन्स में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, और फोटो हो गई लाइट के लिए, ये भी नॉन डायरेक्शनल है। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि लाइट जिस भी तरीके आ रही है तो फ्लावर जो है वो उसी को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक, जिस डायरेक्शन से आ रही है वो किसी भी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर सकता है, उसको ग्रोथ उसी डायरेक्शन में थोड़ी होगी जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम की बात आती है। नर्वस सिस्टम क्या है, अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्वस सेल्स। जितने भी नर्वस सेल्स है, बल्कि हमारा जो सिस्टम बनता है वो नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट एंडोक्रीन सिस्टम है। एंडोक्रीन सिस्टम क्या होता है, जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, वो क्या होता है, वो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो नर्वस सिस्टम और एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम से बैलेंस होता है।
ठीक है, जो भी हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होगी हायर एनिमल्स के अंदर, तो वो क्या होती है, वो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम्स दोनों से साथ होती है, जिसको हम एंडोक्रीन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर वो सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो सेंसिटिव होता है पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए। ठीक है, कि अगर एक पार्टिकुलर टाइप आपको मिलेगा स्टिमुलस का तो वो उसके लिए सेंसिटिव होता है। जैसे मान लो लाइट है, ठीक है, साउंड है, साउंड के लिए कौन सा रिसेप्टर कहाँ होगा, किस ऑर्गन में होगा, ऑर्गन ईयर में। ईयर साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से टेस्ट है, टेस्ट के लिए क्या है हमारा सेंस ऑर्गन, टंग। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो एक रिसेप्टर का काम करते हैं। उसके बाद इफेक्टर होता है। इफेक्टर क्या है, एक इफेक्टर वो पार्ट है बॉडी का जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको जो इंस्ट्रक्शन भेजी गई है नर्वस सिस्टम से, तो उसके अकॉर्डिंग जो काम करेगा वो इफेक्टर होता है। ठीक है, रिसेप्टर जो रिसीव करता है और इफेक्टर जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को। आगे है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या हैं, वो यूनिट्स हैं जो नर्वस सिस्टम को बनाती है। ठीक है, ये अपने आप को बार बार रिपीट करके और एक पूरा नर्वस सिस्टम बनाती है। नेक्स्ट है साइनेप्स। साइनेप्स एक छोटा गैप होता है, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोपिक गैप बोलते हैं, बहुत छोटे लेवल पे एक गैप होता है। ठीक है, दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में, दो एडजेसेंट न्यूरॉन इन द सेंस कि एक न्यूरॉन आपका खत्म हुआ और उसके बाद जब डेंट्री एंड ऑफ एक्सोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंट्रीज ऑफ सेकेंड न्यूरॉन, उनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। ठीक है, उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ये जो साइनेप्स है ये यूनिडायरेक्शनल वॉल का काम करता है, मतलब जो मैसेज आएगा वो मैसेज एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज जा रहा है वो सीधा जाएगा। क्लियर, तो इसलिए जो ये साइनेप्स है, ये साइनेप्स क्या करता है, इम्पल्स को पास करता है और एक तरह से यूनिडायरेक्शनल वॉल्व का काम करता है, मतलब ये वापस नहीं आने देता। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम। हम क्या करते हैं, देखो, जो एक तरह से इसको ऑटोमेटिक एक्शन भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। आपने अपने हाथ को गरम प्लेट पे रखा और एकदम से उठा लिया, आपने सोचा नहीं एक मिनट भी कि गरम है, मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं। आपका हाथ जैसे ही लगा कि ये सरफेस गरम है, आपने हटा लिया उसको। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो हुआ बेसिकली। नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जो नर्व इम्पल्स को भेजती है इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब एक तरह से वो रास्ता है जिसके द्वारा जो हमारा नर्व इम्पल्स है, यानी वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है रिफ्लेक्स एक्शन में। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, विद इन सेकेंड्स होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो मैसेज तो फिर भी ब्रेन के पास जाएगा ना, तो वो फटाफट क्या होता है, ब्रेन के पास जिस रास्ते से जाता है नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स एक्शन की टाइम पे, तो वो रिफ्लेक्स आर्क होता है। नेक्स्ट है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस एक्शंस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस है, वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व होता है। एंडोक्रीन सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था कि एंडोक्रीन सिस्टम क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ एंडोक्रीन ग्लैंड्स है जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर, यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। इसके साथ ही बात ये आती है कि अगर आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में किसी टॉपिक में भी कोई दिक्कत है और आप चाहते हो कि एग्ज़ाम से पहले उसकी एक वीडियो अपलोड करूं मैं, तो इस वीडियो के कमेंट में जाके आप मुझे उस टॉपिक का नाम सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट डे आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोडेड मिलेगी चैनल पे। क्लियर, नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है। थर्ड चैप्टर में सबसे पहला जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना।
ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज, वो रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब आप अगर देखो, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है सेम स्पीसीज का, तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है एक सिंगल पेरेंट से, बिना किसी सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट से। सेक्स सेल्स हमारे गैमेट्स होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स का यूज़ करके जो दो पेरेंट्स मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही काफ़ी होता है। नेक्स्ट है फ्यूज़न। फिजन हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। फिजन है जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है टू या मोर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अगर वो टू में कन्वर्ट हुआ है तो वो बाइनरी फिजन होगा, अगर ज़्यादा में हुआ है तो वो मल्टीपल फिजन होगा, ठीक है। फिजन वो प्रोसेस है यूनिसेलुलर्स की जिसके अंदर वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं दो या ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में। अगर वो दो ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हुआ है तो दैट इज़ नोन एज बाइनरी फिजन, और अगर ज़्यादा में हुआ है तो मल्टीपल फिजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बर्डिंग है। बर्डिंग होती है अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड, ठीक है। ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, ये स्टेम है। इसमें से क्या होगा, एक इस तरीके से एक बर्ड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और टाइम आने पे क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। इस तरीके से अब ये क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बेसिकली ये हाइड्रा में होता है, ठीक। बर्डिंग क्या हो गई कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड विच देन रिजेक्ट एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कट के फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, वो पेरेंट, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। मतलब छोटे छोटे इस तरीके से क्या होता है, वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ नंबर, मतलब काफ़ी सारे माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट करता है। ये अब सिंगल सिंगल अलग होते जाएंगे और फिर से एक नया प्लांट बनता जाएगा इनका। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, ठीक है। रीजनरेशन हो रही है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से, उसकी बॉडी पार्ट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म वापस मिल रहा है हमें। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि द ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस ऑफ मैच्योरिंग ईच ऑफ विच सेक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या होगा, ये बीच में से ब्रेक होता जाएगा, मतलब दो पार्ट में ब्रेक हो गया या तीन में हो गया। ये तीनों जो पार्ट हैं वो मैच्योर्ड होंगे और अलग से अपना तीन नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ये ग्रो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, इसके अंदर न्यू प्लांट ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, जैसे उसकी स्टेम या रूट से, कोई भी आप ले लो दोनों में से, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक नया प्लांट बनाया जाता है, ठीक है। वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है। देखो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है, एक मैन मेड मेथड है ये। इसमें हम अपने तरीके से जो भी हमें स्पीसीज का, हमें फ्लावर चाहिए या हमें प्लांट चाहिए, तो वो हम अपने तरीके से उसको ग्रो करवाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं, हम एक पार्ट को ऊपर से कट कर देते हैं, ठीक है, और उसको ले जाके दूसरी जगह पे मतलब उसको बो देते हैं ताकि वो एक नया प्लांट बने। जैसा हम एलोवेरा में करते हैं। एलोवेरा का क्या करते हैं, आप एक पार्ट कट करके उसको दूसरी जगह लगा दो तो एक नया एलोवेरा का प्लांट आपका ग्रो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है, एक इसमें क्या करते हैं, प्लांट की एक ब्रांच लेते हैं हम लोग, उसको मिट्टी में दबाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स मॉइस्ट सॉइल की हम लगा देते हैं और उसकी जो टिप है उसको
उस ब्रांच के साथ एक्सपोज कर मतलब छोड़ देते हैं। फिर वो क्या करता है, वो एक्सपोज्ड होता है और नए प्लांट की फॉर्म में वो ग्रो करना शुरू कर देता है। उसमें हम कट नहीं करते, उसमें हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ उसकी टिप से हमने पकड़ा और उसको नीचे सॉइल में हम उसको दबा देते हैं, ठीक है, जैसे हम जैस्मिन के फ्लावर में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, हम दो प्लांट्स को एक साथ लाते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने एक प्लांट की रूट्स वाला पार्ट ले लिया और एक प्लांट की स्टेम ले ली, तो दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ से बांध के और इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमने एक प्लांट की रूट्स वाला पार्ट स्टेम ले ली रूट्स के साथ और दूसरा हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर से ले लिया, ठीक है, दोनों को हमने इकट्ठा बांध दिया। अब जो नई ग्रोथ होगी तो वो क्या होगी, वो एक नए प्लांट की फॉर्म में ग्रो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैमेट्स। गैमेट्स क्या हैं, वो सेल्स हैं इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट है जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल गैमेट जब फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट्स के साथ तो वो एक नया सेल बनाता है और उस सेल को हम नाम देते हैं जाइगोट का। जो जाइगोट क्या है, आगे डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्टेकल। रेसिप्टेकल एक बेस है फ्लावर का, जो मतलब सारे फ्लावर्स के जो पार्ट है, जो पूरे फ्लावर का जो पार्ट है वो उससे अटैच होते हैं, ठीक है, बेस होता है ये फ्लावर का। बेसिकली अब मैं आपको क्या है फ्लावर्स के पार्ट बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। नेक्स्ट आता है सीपल्स। सीपल्स क्या है, लीफ लाइक पार्ट होता है जो आउटर मोस्ट सर्कल पे होता है फ्लावर के, ठीक है। पेटल्स है, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ होती हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज नोन एज पेटल्स। और पेटल्स क्या होती है, सेपल्स के नीचे होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। उसके बाद है कार्पल। कार्पल फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आगे 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सबसे टॉप पार्ट होता है, स्टाइल मिडल होता है और ओवरी बॉटम पार्ट होती है, ठीक। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, सॉरी यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक पार्ट जो होता है, एक सेक्स ऑर्गन होता है वही प्रेजेंट होता है, या तो स्टेमन होगा या फिर कार्पल होगा, ठीक है, यानी या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। नेक्स्ट हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर बोथ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी स्टेमन और कार्पल दोनों ही उसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हों। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका ट्रांसफ़र होना, जिस प्रोसेस से वो ट्रांसफ़र होते हैं, या ये कह सकते हो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, ठीक है। कार्पल के स्टिग्मा के पास यानी उसके टॉप पार्ट पे जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र होती है वो पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन 2 तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में तो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेम ही प्लांट के सेम ही फ्लावर पे, मतलब सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे होना, ठीक है। और क्रॉस होती है कि एक फ्लावर की एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र हो रही है। क्लियर। सेल्फ में क्या होता है, सेल्फ में सेम फ्लावर का ही एंथर होता है और सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा होता है। क्रॉस में एक फ्लावर का स्टिग्मा होगा और एक फ्लावर का एंथर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन ओकर्स व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स जॉइंस विद द फीमेल गैमेट, ठीक है, प्रेजेंट इन ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। तो जब जो हमारा मेल गैमेट है पोलन ग्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ जब ज्वाइन होता है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्लूम्यूल। प्लूमोल क्या होता है, वो पार्ट है प्लांट का सीड्स के अंदर जो डेवलप्ड होता है शूट्स में, ठीक है, शूट्स विद लीव्स। नेक्स्ट कॉटिल्डियन है। कॉटिल्डियन वो पार्ट होता है सीड का जिसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है, प्लांट बॉडी के लिए जो फूड स्टोर होता है वो कॉटिल्डियन में होता है,
ठीक है, और ये एक सीड का पार्ट होता है, बीज के अंदर होता है। नेक्स्ट रेडिकल है। रेडिकल वो पार्ट है जो रूट्स में डिवेल्प होता है, ठीक है। प्लूमोल जो था वो शूट में डिवेल्प हो रहा था, और रेडिकल क्या होता है, रूट्स में डिवेल्प होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड्स। जब सीड्स ग्रोथ करना स्टार्ट करती हैं, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जो फीमेल बॉडी के इनसाइड होती है, अंदर होती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जो फीमेल बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम एन ओवरी। जब ओवरी एग को रिलीज करती है, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। नेक्स्ट बात आती है मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन क्या है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, थिक होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। जब वो ब्रेक होती है तो उसमें से क्या होता है, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आता है वेजिनल ब्लीडिंग की फॉर्म में, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है मिनार्क। मिनार्क क्या है, फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के स्टार्ट की एज में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज मिनार्क। और मेनोपॉज होता है परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन पूरी तरह बंद हो जाती है तो उस फेज को हम मिनोपेज बोलते हैं, मिनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। इस मिनोपेज के साथ आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ चैप्टर। हमारा फोर्थ चैप्टर छोटा सा ही है, आपका हेरिडिटी ही है बस, इसमें ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं थी। सबसे पहले आपका हेरिडिटी है। हेरिडिटी क्या होता है कि कोई भी ट्रेड्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे कुछ करेक्टर्स या सिंपल से बताऊँ आपको, कुछ आदतें होती हैं ना, जैसे आपकी जो कुछ आदतें हैं कि आपके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, तो हम कह देते हैं कि ये तो ख़ानदानी आदत है। कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये तो ख़ानदानी आदत है, इनके दादाजी में भी है, इसके पापा में भी है, इसमें भी है, तो दैट इज़ हेरिडिटी, ठीक है। सिंपल सा है, द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, द डिफरेंस इन द करेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। एक स्पीसीज के अंदर जो करेक्टर्स में चेंज आता है। अब देखो आप हर तरीके से, मतलब आपकी सारी चीज़ें तो नहीं मिलती ना आपके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, तो वो जो वेरिएशन है, वो जो चेंजेस हैं, दैट इज़ नोन एज वेरिएशन, ठीक। नेक्स्ट है डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो जीन आपकी अपीयरेंस में दिखाई देता है, ठीक है। आपको पता है कि हेरिडिटी के नाम पे क्या होता है, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। कुछ जीन्स आपके फादर से आते हैं और कुछ जीन्स मदर से आते हैं, तो दोनों में जो भी आपकी अपीयरेंस में दिखाई देगा तो वो डोमिनेंट जीन होगा। मतलब वो फादर की तरफ से भी हो सकता है, मदर की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। कि आप कैसे दिखोगे, कैसे आपकी जो मतलब आते हैं वो होगी, जो भी दिखाई दे रही है अपीयरेंस में ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या है, वो डोमिनेंट जीन की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन क्या होता है, वो जीन जो डिसाइड करता है अपीयरेंस को सिर्फ दूसरे आइडेंटिकल जीन की प्रेजेंस में। मतलब अगर डोमिनेंट जीन या जो भी दूसरा जीन है, दो जीन्स सेम हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो डिसाइड करेगा अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं। बेसिकली डोमिनेंट क्या है, जो दिखाई दे रहा है, और जो बच गया, जो दूसरे वाला जीन है, वो रिसेसिव है, ठीक है। ये तब डिसाइड करेगा आपकी अपीयरेंस को जब आइडेंटिकल जीन क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। जो मेंडल था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने 2 जनरेशन्स के बारे में बताया था, F1 और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन होती है जब 2 पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, देन देयर प्रोगेनी इज नॉन कॉल्ड F1, प्रोगेनी इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। यानी आप कह सकते हो कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स है, तो आपके पेरेंट्स क्या हुए, फर्स्ट जनरेशन हो गए, F1 जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट F2 जनरेशन है। अब F2 जनरेशन कौन सी होगी, जब फर्स्ट जनरेशन क्रॉस होगी तो उस केस में क्या होगा,
जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सेकंड जनरेशन में आएंगे। जैसे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आपके पेरेंट्स हैं, F1 जनरेशन हो गई। आपके पेरेंट्स के बाद आप लोग हो तो आप सेकंड जनरेशन में आते हो, यानी F2 जनरेशन में। ठीक है। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या है आपकी? ट्रांसमिशन ऑफ जेंटली कंट्रोल्ड करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, जो करेक्टर्स आपके ट्रांसफ़र हुए हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसके बाद इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो आपको विरासत में मिले हैं। कुछ आदतें होती हैं ऐसी जो आपको विरासत में मिलती हैं, मतलब आपके दादाजी में भी हैं, पापा में भी हैं, आपके परदादा में भी थी, तो वो क्या होती हैं? वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, वो करेक्टर्स होती हैं। ठीक है, जो शुरू से चलती आई हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो आप एनवायरनमेंट से लेते हो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक एग्जांपल देती हूँ एक्वायर्ड ट्रेट्स का। क्या हुआ, एक माउस लिया, माउस लेके उसकी क्या हुई, पूंछ कट कर दी। ठीक है, हाफ कट कर दी। तो देखा गया कि जो उसकी आगे वाली जनरेशन थी, जो ऑफस्प्रिंग थे, उसकी क्या हुई, जो पूंछ थी वो पूरी आई। तो ये माना गया कि जो पूंछ कट की गई वो एक्वायर्ड ट्रेट था, मतलब बाहर से की गई, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुई। तो वो बेसिकली क्या हुआ कि वो आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुई। समझे बात को? ट्रांसफ़र कौन से होते हैं? जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जो शुरू से चलते आए, जो जीन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। जो ये हमने माउस की पूंछ को कट किया वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, वो उसका शुरू से, मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें तो उसकी पूंछ पूरी थी। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कट हुई ना, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? इनहेरिटेड नहीं है। तो एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट्स हो गए जो हम लोग एनवायरनमेंट से लेते हैं। ठीक, और इनहेरिटेड जो हमें जीन्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर में आपकी यही कुछ डेफिनेशंस थी, इसके अलावा नहीं थी। नेक्स्ट आपके पास लास्ट आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट का, उसमें सबसे पहले आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो ब्रेक डाउन हो जाता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली थिंग्स में। ठीक है, जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे हमारा कॉटन है, जूट है, अगर आप इसको मतलब नॉर्मल फेंकते हो तो ये क्या होंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कट होके और सॉइल में ही मिल जाते हैं, तो ये हार्मलेस होते हैं। ठीक, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो मटेरियल जो ब्रेक डाउन नहीं होते हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे हमारी प्लास्टिक है, आयरन नेल है, पॉलीथीन बैग्स हैं, तो ये सब क्या है, बेसिकली हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जिसमें हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों आते हैं। ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक, लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं और नॉन लिविंग्स हमारी अबायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं। देखो, कंज्यूमर होते हैं जो अपना खाना प्रोड्यूसर से लेते हैं। कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स आता है। देखो, डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक, और उसको बहुत सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, वो हमारे डिकम्पोजर होते हैं जो तोड़ते हैं। अब देखो, फूड चेन जो होती है ना, फूड चेन बेसिकली क्या है, फूड्स का ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब फूड ट्रांसफ़र होता है थ्रू फूड चेन, जो हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, एक फूड चेन बनाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने लिया, डिकम्पोजर्स ने उसको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया। इस तरीके से हमारा एक पूरा साइकिल कंप्लीट चलता है, मतलब एक चेन चलती है। ठीक है,
तो फूड चेन में क्या होता है, हमारे अलग तरह से आती हैं। हमारा प्रोड्यूसर तो आएंगे, जब तक प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हमारा कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो जब तक मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो आप लोग खाओगे क्या? ये मत कहना कि बाहर से खाओगे, बाहर भी तो कोई ना कोई बनाता ही है ना। तो मतलब जब तक बनाने वाला नहीं बनाएगा तब तक आप खाओगे क्या, ठीक है। और यहाँ जो मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रही हूँ वो क्या है, हमारे प्लांट्स हैं जिनसे बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल आता है। अगर कच्चा ही खाना नहीं आएगा तो पकाएंगे क्या, ठीक। तो ये हमारे क्या है, फूड चेन्स के पार्ट हैं। फूड चेन के पार्ट्स को हम ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फूड वेब है। जो हमारे पास फूड चेन्स होती हैं, देखो एक फूड चेन नहीं चलती इकोसिस्टम में, बहुत सारी चलती हैं, ठीक है। एक ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर भी खा रहा है और उसको गोट भी खा रही है, अलग अलग एनिमल्स खा रहे हैं उसको, फिर आगे उसी एनिमल को कोई और खा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी फूड चेन्स इकट्ठी एक साथ चलती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं फूड वेब, बहुत सारी फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन होना, ठीक है। इकोसिस्टम में बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं उनका जो ये नेटवर्क होता है इसको हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। वेब का मतलब समझ गए, जाला, ठीक है। चेन एक सिंपल एक लाइन में चलती है और वेब जो है उसमें बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक लेवल्स है। मैंने आपको बताया कि फूड चेन के जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसको हम टॉपिक लेवल्स बोलते हैं। और लास्ट हमारे पास इसमें है ओजोन लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर आपको पता ही है कि एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या होती है, O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल हैं। वैसे तो हम लोग O2 लेते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, O3 एग्जिस्ट करता है। तो O3 जो है उसको नाम दिया गया ओजोन का, ठीक। एक लेयर है एटमॉस्फेयर के ऊपर जिसके अंदर क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में एटमॉस्फेरिक ओजोन कंसंट्रेटेड होती है, दैट इज नोन एज ओजोन लेयर। यहाँ आपका बायो का जो ये सेशन है वो कंप्लीट होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, आपको एग्ज़ाम से पहले उसकी वीडियो मिल जाएगी। आपको कोई भी डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व होगा। और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय।